ओके, सो दिस इज डे 8 आई गेस ऑफ इकोनॉमिक्स CSET बैच। हम सीख रहे हैं यूनियन बजट, और यूनियन बजट को हम आगे लेके जा रहे हैं। हमने अभी तक देखा कि कोई भी बजट जो होता है वो होता है एक स्टेटमेंट जहां पे गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है प्रिडिक्शंस ऑफ कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा और गवर्नमेंट ये पैसा कहाँ पे खर्च करेगी, ये हम देखने वाले हैं। या अदर बजट में हमने देखा कुछ की टर्मिनोलॉजीज हमने लास्ट सेशन में भी ली थी, इसको एक बार फिर से ले रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक टर्मिनोलॉजी है बजट से रिलेटेड। इट इज प्रिपेयर्ड एज पर आर्टिकल 112 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट गिव्स प्रिडिक्शन ऑफ रिसीट एंड पेमेंट्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। ये 10 पेजेस का एक व्हाइट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड्स, कॉन्टिजेंसी फंड एंड पब्लिक अकाउंट। अब सवाल है कि ये 3 क्या है, अब ये हम जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं जरा। Consolidated funds, a document giving the details of all the cash inflows and all expected cash outflows, excluding contingency payment, क्योंकि contingency payment हमें मालूम होने का कोई चांस ही नहीं है। तो आपको जो predicted cash inflow and cash outflow है उसका जो स्टेटमेंट बनता है उसको कहते हैं consolidated funds। ये आप यहाँ से आप पैसे तभी विड्रॉ कर सकते हो जब पार्लियामेंट आपको परमिशन देगी, ये हमने कल देखा था। डिमांड फॉर ग्रांट्स, एक बार परमिशन तो मिल गई, मतलब एक बार सैंक्शन तो हो गया, लेकिन ग्रांट लेने के लिए फाइनली आपको एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। अ डॉक्यूमेंट containing the demand for the amount for future expenses from consolidated funds. It is prepared as per article number 113 and is kept for voting in Lok Sabha. It includes the demand for capital and revenue expenses. So ये actual demand जो अभी है कि हम इस रीजन के लिए इतना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, that is what is demand for grants. आगे बढ़ते हैं। Appropriation bill, a document giving permission to government to use the amount sanctioned from the consolidated fund. फिर जो आपको permission मिलेगा, that permission is called as appropriation. As I told you yesterday also कि appropriation का मतलब होता है use करना, to appropriate the amount means to use the amount. So ये लोकसभा में आपको sanction के लिए रखना पड़ता है। Finance bill, a bill kept in Lok Sabha to permit the change or addition or continuation of taxes. आपको कोई टैक्स रेट चेंज करना है, आपको टैक्स ब्रैकेट में कोई नया प्रोडक्ट लेना है, या सेम टैक्स रेट कंटिन्यू करना है, जो भी है वो आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना होगा, कॉल्ड एज अ फाइनेंस बिल। इट इज प्रिपेयर्ड एज पर आर्टिकल नंबर 110 एंड अकम्पनीड बाय मेमोरेंडम। मेमोरेंडम मतलब एक्सप्लेनेशन। आपको ये आर्टिकल्स के नंबर मगअप करने चाहिए, शायद एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फाइनेंस बिल इज प्रिपेयर्ड एज पर आर्टिकल नंबर व्हाट, तो ये सारे नंबर्स भी आपको याद रखने होंगे। मेमोरेंडम मतलब उसके साथ एक्सप्लेनेशंस भी आते हैं। It must be kept in Lok Sabha, but Rajya Sabha can sanction the amendments afterwards. तो पहले आपको लोकसभा में रखना होगा फाइनेंस बिल, अगर कुछ अमेंडमेंट्स है तो राज्य सभा से भी हो सकता है। It must be passed by Parliament within 75 days from presented. So जिस दिन आपने प्रेजेंट किया उसके 75 डेज के अंदर आपको लोकसभा को वो, पार्लियामेंट को वो सैंक्शन करना होगा। So what is finance bill? टैक्सेशन बिल इन वेरी सिंपल वर्ड्स। कौन से नए टैक्सेस होंगे एंड ऑल दैट। ये है नया कॉन्टिजेंसी फंड। कॉन्टिजेंसीज जो कभी बता के नहीं आती, कहीं पे फ्लड हो गया, कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कुछ मिसहैप हो गया, नेचुरल कैलेमिटी हो गया, आपको मतलब गवर्नमेंट को पैसे देने पड़ते हैं। सो द अर्जेंट अमाउंट कैन बी यूज्ड फ्रॉम दिस फंड। द अमाउंट अप टू ₹500 crores, दैट इज 500 CR, कैन बी सैंक्शन्ड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली इसको सैंक्शन कर सकते हैं, उसका सब्सिक्वेंट अप्रूवल आप ले सकते हो फ्रॉम पार्लियामेंट, एंड द अमाउंट मस्ट बी रिस्टोर्ड इन कंसोलिडेटेड फंड्स आफ्टरवर्ड्स। सो आपने जो पैसे उसके लिए यूज किए वो कंसोलिडेटेड फंड से यूज किए, वो कॉन्टिजेंसी फंड से वहां पे ट्रांसफर करने होंगे। सो अप टू 500 CR ऑनरेबल प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो गिव द सैंक्शन टू यू, दैट इज कॉन्टिजेंसी फंड। फिर अगली टर्मिनोलॉजी है पब्लिक फंड। इट रिकॉर्ड्स द अमाउंट रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट व्हिच इज नॉट इट्स इनकम। अब ऐसा कैसे होगा सर, गवर्नमेंट को पैसा मिला और इनकम नहीं है ना। जैसे देखिए, अगर मैं किसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ तो मेरा पीएफ दैट इज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन कट होता है मेरे अकाउंट में से, और लेट्स अज्यूम मेरे अकाउंट में से, मेरे सैलरी में से 1000 रुपीज कट हुए, तो उतना ही 1000 में भी एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो हर एक एम्प्लॉय का हर महीने को 2000 रुपीज लेट्स से वहां पे गवर्नमेंट के पास जमा हो जाता है। सो ये गवर्नमेंट के लिए इनकम नहीं है। गवर्नमेंट वर्क एज अ बैंक कस्टोडियन जिसको कहते हैं, पैसे संभालने वाले। तो ये कंपनी से पैसा आता है और वर्कर्स को देना पड़ता है। सो that is called as public fund. It records the amount received by government which is not its income. ये income नहीं है। For example, pension fund created by companies
आर केप्ट विद गवर्नमेंट एंड रीपेड टू एम्प्लॉइज। तो इसमें गवर्नमेंट को कोई फायदा या नुकसान नहीं है, दैट इज पब्लिक अकाउंट। Next terminology is revenue receipt or revenue expenses. These are receipts and payments which do not result in any asset. जो general expenses है, जैसे रेलवे स्टाफ की सैलरी दे दी, रेलवे से जो इनकम हुआ, these are all revenue expenses and receipts. Receipts can be tax or non-tax, that we have already seen. आपके पास जो पैसा आता है वो टैक्स फॉर्मेट में हो सकता है या नॉन टैक्स भी हो सकता है। टैक्स में हमने देखा था दो पार्ट है, दैट इज एक था डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो जो रिसीट है वो टैक्स या नॉन टैक्स हो सकता है, पेमेंट अलग अलग हेडिंग्स पे हो सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेवेन्यू अकाउंट। ओके, सो रेवेन्यू रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर के पास आएगा, बाद आएगा कैपिटल रिसीट एंड एक्सपेंसेस। It include all the payments which generate asset for government like acquiring the business, या गवर्नमेंट ने कुछ नया मशीन्स लिया, रेलवे के लिए नई बोगीज खरीदी, जो भी है, that will come under capital expenditure. And all the capital receipts, that is one time receipts in nature, like sale of government holding in Maruti Limited. So कोई कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट का अच्छा खासा होल्ड था, फिर उसमें से 60% गवर्नमेंट ने बेच दिया, तो उसके जो पैसा है that is capital receipts. So capital receipt versus capital expenditure. Revenue budget. Revenue budget is again same. It records all the revenue receipts and revenue expenses. तो गवर्नमेंट को बजट में एक पार्ट रखना पड़ता है जहां पे आप all revenue expenses and revenue receipts लिखोगे। अगर आपकी रिसीट्स ज्यादा है then it is called as surplus budget, और अगर आपके पेमेंट ज्यादा है एक्सपेक्टेड रिसीट से तो that is called as deficit budget. So that is revenue budget. कैपिटल बजट अगेन गवर्नमेंट को ये सबके सामने रखना पड़ता है, ऑल कैपिटल रिसीट्स एंड ऑल कैपिटल पेमेंट्स। तो रिसीट जैसे कि गवर्नमेंट वन टाइम रिसीट्स ऑफ कोर्स, लोन फ्रॉम पब्लिक, लोन फ्रॉम आरबीआई, लोन फ्रॉम आईएमएफ, ये सारी चीजें वन टाइम रिसीट्स वाली, और पेमेंट्स में परचेस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एक्सेट्रा। तो ये जो बजट गवर्नमेंट बनाएगी दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल बजट। फिर एक टर्मिनोलॉजी है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल का मतलब होता है आपके टैक्स सिस्टम का ओवरऑल या आपका गवर्नमेंट का जो काम चलता है, दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल सिस्टम। सो फिस्कल डेफिसिट इट ऑकर्स व्हेन द रिसीट ऑफ गवर्नमेंट इज लेस देन पेमेंट बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के पास रिसीट होती है, लेट्स अज्यूम 5000 बिलियन रुपीस का रिसीट है, और अगर आपका एक्सपेंडिचर 6000 बिलियन रुपीस का है तो 1000 बिलियन का आपको लॉस हुआ, दैट इज कॉल्ड एज द डेफिसिट। इट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी टू बी एक्सप्रेस। तो कैसे बताया जाता है, इस साल हमारा 18% डेफिसिट हुआ है, तो 18% किस चीज का, तो हमारे जीडीपी का। अगर हमारा जीडीपी 100 मिलियन रुपीस का था और 18 मिलियन रुपीस का हमारा डेफिसिट हो रहा है, then it is 18% of GDP. That is called as fiscal deficit. Here the receipt do not include the loans taken. यहाँ पे जब हम receipt versus expense compare करते हैं तो जो हम लोन लेते हैं वो receipt नहीं है, it's a liability, वो तो हमें फिर से देना है ना, repayment करना है, तो receipts में लोन नहीं लेना है। Consistent deficit budget is not a good sign, though it is common. So consistently deficit budget होना, हमारे देश में तो almost every year we have a deficit budget, मतलब जितना पैसा गवर्नमेंट के पास आता है उससे ज्यादा तो खर्च हो जाता है, तो दैट इज डेफिसिट बजट। लेकिन बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज है जहां पे डेफिसिट बजट नहीं होता, इट्स अ गुड साइन। उसके बाद हमने देखा रिसीट्स में क्या आएगा, फिर फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करने में आप रेवेन्यू रिसीट्स ऐड करोगे, लोन का जो रिकवरी हुआ, आपने किसी को लोन दिया था वो वापस मिला वो, एंड अदर जनरल रिसीट्स। और एक्सपेंडिचर में आप क्या लोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस बोथ। लेकिन अगर आपको किसी ने लोन दिया है तो रिसीट में नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज नॉट योर इनकम। तो जब आप ये रिसीट वर्सेस एक्सपेंस कंपेयर करते हो और अगर आपको एक्सपेंस ज्यादा हो जाते हैं देन इट इज अ डेफिसिट। डेफिसिट मतलब इनएफिशिएंट कैश फ्लो। सो ये यहां तक हमने देखी 12 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। अभी हम लास्ट पार्ट देखेंगे इस चैप्टर का कि बजट बनने में स्टेप्स क्या होती है। स्टेप नंबर 1 होती है सर्कुलर बाय बजट डिवीजन टू ऑल द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, डिपार्टमेंट, डिफेंस फोर्स एक्सेट्रा टू सबमिट द एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड फॉर द कमिंग ईयर। तो क्या करता है हमारा गवर्नमेंट, बजट डिवीजन जो उनका है गवर्नमेंट का, वो सबको एक नोटिस भेजता है कि आपको नेक्स्ट ईयर में क्या क्या एक्सपेंडिचर लगने वाले हैं, वी वांट द लिस्ट ऑफ इट। तो पहले उनको सर्कुलर जाएगा। सेकंड एक्सटेंसिव कंसल्टेशन, जब वो सबमिट कर देंगे देन एक्सटेंसिव कंसल्टेशन बिटवीन यूनियन मिनिस्टर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। फिर हमारे पास इतना पैसा है क्या, इस डिपार्टमेंट को इतना पैसा देना जरूरी है क्या, एवरीथिंग।
एंड अबाउट व्हाट सैंक्शनिंग द एस्टिमेट्स, तो एस्टिमेट्स पे चर्चा होगी। स्टेप 3 मीटिंग ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेक होल्डर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर वाले रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, बिजनेस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इन सबको बुलाया जाएगा। स्टेक होल्डर्स, स्टेक का मतलब होता है इंटरेस्ट, तो जिनका भी इंटरेस्ट है हमारे ओवरऑल बजट में, जो अफेक्ट होने वाले हैं, उन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाओ। लाइक फार्मर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसको FII कहते हैं, मतलब फॉरेन के लोग या फॉरेन की कंपनीज जो हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं, बिजनेसमैन, इकोनॉमिस्ट, इन सबके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला के उनके साथ एक मीटिंग होती है। फिर उनसे मीटिंग में ये रखा जाता है पॉइंट्स की इतना पैसा हम इस चीज के लिए अलॉट करने की सोच रहे हैं, दैट्स अ डिस्कशन। एंड फाइनली टैक्स प्रपोजल्स बनते हैं। आफ्टर ऑल द मीटिंग्स द फाइनेंस मिनिस्टर टेक्स द फाइनल कॉल अबाउट द फाइनल टैक्स प्रपोजल, तो फाइनली फिर वो सेट हो जाता है। एंड देन मीटिंग विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, द फाइनेंस मिनिस्टर देन डिस्कस इट विद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू फाइनलाइज द यूनियन बजट, तो यहाँ पे जाके आपका यूनियन बजट फाइनल होता है। सो चेक इट अगेन, पहले हम सर्क्यूलर भेजते हैं सबको कि आपके बजट्स दो, फिर उस पर कंसल्टेशन होता है, फिर सारे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल सेक्टर्स है उनसे मीटिंग होती है, फिर एक फाइनल प्रपोजल बनता है, फिर वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उनके सामने रखा जाएगा एंड देन इट विल बी सैंक्शन। सो इन दिस 5 स्टेप्स बजट बनता है, लेकिन दिखने में 5 है लेकिन बहुत टीडियस और बहुत डिफिकल्ट काम होता है, राइट। सो कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर, आज ये चैप्टर हमारा जल्दी खत्म हो गया है। हमने क्या क्या देखा, यूनियन बजट क्या होता है, उसकी 2 साइड्स क्या क्या होती हैं, सोर्स ऑफ कैश इनफ्लो क्या होता है, सोर्स ऑफ कैश आउटफ्लो क्या होता है, उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट यूनियन बजट वी हैव सीन, फिर 12 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमने देखी यूनियन बजट के बारे में, एंड फाइनली हमने देखा कि स्टेप्स ऑफ यूनियन बजट, उसमें क्या क्या स्टेप्स होती है। तो अगर हम शुरुआत से देखा जाए, एक रिव्यू अगर लिया जाए, तो बजट होता है गवर्नमेंट का, बजट मींस पैसे आएंगे कहाँ से और पैसे जाएंगे कहाँ पे। फिर हमने देखा सोर्स के लिए एक्चुअली 2 सोर्सेस हैं, एक है टैक्स सोर्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, नॉन टैक्स सोर्स मतलब बाकी के सोर्सेस। पैसे जाने के लिए तो क्या अनलिमिटेड सोर्सेस है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सोशल एक्सपेंस, लोन का रीपेमेंट करना है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी है, लोन हमने किसी को लोन दिया तो कॉन्टिजेंट एक्सपेंसेस, ये सारे आते हैं आउटफ्लो में। उसके बाद हमने फैक्ट्स देखी कि पहला कब आया था यूनियन बजट, किसने पहली बार यूनियन बजट प्रेजेंट किया था, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद किसने प्रेजेंट किया था, उसके बाद उसकी लैंग्वेज कौन सी है, टाइमिंग, डेट, ये सब चीजें हमने देखी। किसने सबसे ज्यादा बार बजट बनाया, तो दैट इज बाय मिस्टर मोरारजी देसाई, और यूनियन एंड रेल बजट अभी एक साथ ही आता है। फिर हमने 12 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज देखी, जैसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब टोटल सारे फंड्स में से अंडर ऑल द फंड्स पैसा कितना आएगा और कितना जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड मतलब कॉन्टिजेंसीज छोड़ के बाकी पैसा कितना आएगा और जाएगा। फिर डिमांड फॉर ग्रांट मतलब एप्लीकेशन किया कि हमें इस रीजन के लिए इतना पैसा यूज करना है, फिर उसको अप्रोप्रिएशन बिल, उसको जो सैंक्शन मिला वो। फाइनेंस बिल मतलब टोटल बिल जो हमारे पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है वो। कॉन्टिजेंसी फंड मतलब अचानक से जो पैसे देने पड़ते हैं, अप टू 500 CR ऑनरेबल प्रेसिडेंट कैन आल्सो गिव यू द सैंक्शन, जो बाद में आप उसको सैंक्शन करवा सकते हो पार्लियामेंट से। पब्लिक फंड मतलब जहां पे गवर्नमेंट का इनकम नहीं होता है, लाइक पेंशन फंड जो गवर्नमेंट के पास जमा होती है, विश्वास रख के लोग देते हैं और बाद में वहां से विड्रॉ हो जाती है जब वो रिटायर हो जाता है। रेवेन्यू रिसीट्स वर्सेस एक्सपेंसेस, जो डे टू डे रिसीट्स है वो यहाँ पे आएंगे और डे टू डे एक्सपेंसेस। वेल कैपिटल रिसीट में वन टाइम रिसीट एंड वन टाइम पेमेंट्स, लेकिन लोन लिया तो वो नहीं है। फिर रेवेन्यू बजट में आप सारी रेवेन्यू रिसीट्स और पेमेंट्स दिखाते हो, कैपिटल बजट में कैपिटल बजट रिसीट्स एंड पेमेंट, एंड फिस्कल डेफिसिट तब होता है जब रिसीट्स आपकी कम हो और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो। और फाइनली हमने 5 स्टेप्स देखी, पहले सर्कुलर जाता है हर एक डिपार्टमेंट को, फिर उस पर कंसल्टेशन होता है, फिर मीटिंग होती है रिप्रेजेंटेटिव्स की, फिर फाइनल ड्राफ्ट बनता है टैक्स प्रपोजल, एंड प्राइम मिनिस्टर ने सैंक्शन कर दिया, देन इट कम्स टू एन एंड। सो इन दिस वे वी हैव सीन ऑल these concepts in the budget, and here we come to the end of this chapter called as union budget.